बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले आपके साथ डिस्कस हुई एक्सरसाइज 3.1, 3.2 बेसिक एक्सरसाइजेस थी वो, और उसमें आपने जिन मैट्रिसेस से डील किया है वो ऑर्डर 2 के मैट्रिसेस थे जो कि आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक आध मैट्रिस ऐसा था जो ऑर्डर 3 का था, उसको हमने डील किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए हैं वो आपके 9th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। नाउ 3.3 में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के थ्रू हम किसी भी डिटर्मिनेंट को विदाउट एक्सपेंशन उसका रिज़ल्ट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह आपकी जो 3.3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ्स हैं जिसके अंदर आपने इन प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, यूज़ करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, वैसे तो इसकी कोई ऑर्डरिंग नहीं है, किसी भी प्रॉपर्टी को आप पहले या बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि इफ़ एनी टू रोज़ और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और सेम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। यानी जब भी आप किसी डिटर्मिनेंट को देखेंगे या उसको आप प्रोसेस करेंगे, उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शंस करेंगे बिटवीन इट्स रोज़ एंड कॉलम्स, और आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपकी दो रोज़ या दो कॉलम एक जैसे हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो विदाउट एक्सपेंशन आप लिख दोगे कि द रिज़ल्ट और द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डिटर्मिनेंट आपने सिंप्लीफाई किया और आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है 1 2 3 4 6 7 1 2 3। ये कोई डिटर्मिनेंट है, आपने इसको सिंप्लीफाई किया थ्रू एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस, और रिज़ल्ट क्या निकला कि आपकी जो फर्स्ट रो है वो और थर्ड रो जो है वो सेम हो गई है। तो फर्दर इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, ज़ीरो, बिकॉज रो 1 एंड रो 3 आर सेम और आइडेंटिकल। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। इसी तरह एक और एग्जांपल आप देखें। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डिटर्मिनेंट बी है, आपने उसको सिंप्लीफाई किया और रिज़ल्ट आपके पास आ जाता है ए बी सी डी ई एफ। डिटर्मिनेंट को आपने सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बाय टेकिंग कॉमन, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो कोई रिज़ल्ट आपके पास ये बन रहा है, तो इस रिज़ल्ट में आप देखें कि आपका फर्स्ट और सेकंड कॉलम क्या है, सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो बेटा आपने याद रखना है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट को प्रूव करने के लिए, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, या वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो उसको प्रूफ करने के लिए कि अगर ड्यूरिंग द ऑपरेशंस और एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हैं बिटवीन रोज़ एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट, तो एक ऐसा स्टेज अगर आता है जहाँ पर आपकी दो रोज़ आइडेंटिकल हो जाएं या दो कॉलम्स, तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। फर्दर आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जी बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ़ ऑल एंट्रीज ऑफ एनी रो और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर ज़ीरो, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आपके पास सी है, आपने उसको सिंप्लीफाई किया और ये रिज़ल्ट निकला, ये रिज़ल्ट आया आपके पास कि उसका एक कॉलम जो है उसकी एंट्रीज कंप्लीट ज़ीरो हो जाती हैं फर्स्ट कॉलम की। तो याद रखिएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। विदाउट एक्सपेंशन और विदाउट फर्दर सोल्यूशन आप लिख दोगे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ज़ीरो, बिकॉज प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक कॉलम कंप्लीट ज़ीरो हो जाए या कोई एक रो। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखें आप, एग्जांपल 2, कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, उसको आपने सिंप्लीफाई किया तो रिज़ल्ट आता है आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 0 0 ई एफ और जी। अब देखें इसकी एक रो की एंट्रीज कंप्लीट ज़ीरो हो गई हैं, हमने इसको मॉडिफाई किया, सिंप्लीफाई किया, सपोज कि हमारा कोई क्वेश्चन है, तो रिज़ल्ट ये निकला कि एक रो की एंट्रीज कंप्लीट ज़ीरो हो गई ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। तो फर्दर आप इसको आगे सॉल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट आप लिख दोगे कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी बेटा, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ एनी रो और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर ज़ीरो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। तो फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट ज़ीरो लिख देंगे। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ करेंगे जब हम डिफरेंट क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में। जी बेटा, थर्ड
another important property, if two rows or columns are interchanged, the determinant of matrix is minus determinant of A. सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, यानी इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर आप दो रोज़ को डिटर्मिनेंट की आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी रोज़ को रोज़ के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, ये ख्याल रखिएगा, और कॉलम्स को कॉलम्स के साथ। तो अगर आप रोज़ को रोज़ के साथ इंटरचेंज करते हैं किसी डिटर्मिनेंट की और कॉलम्स को कॉलम के साथ, तो आपने माइनस साइन आउटसाइड द डिटर्मिनेंट प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास 2 3 4 7 8 9 10 11 13। सपोज करें कि मुझे ज़रूरत पड़ गई है ड्यूरिंग सिंप्लीफिकेशन कि मैंने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करना है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय R1 इंटरचेंजिंग विथ R2। ये जो साइन है ये इंटरचेंजिंग का साइन है। अब हम इंटरचेंज करते हैं, तो जैसे ही आप इंटरचेंज करेंगे बाहर आपने क्या प्लेस करना है, नेगेटिव साइन, यानी कि ये हो जाएगा 7 8 9 2 3 4 10 11 13। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि जब भी आप दो रोज़ को आपस में इंटरचेंज करते हैं या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो यू हैव टू प्लेस द माइनस साइन आउटसाइड द डिटरमिनेंट। सपोज़ कि मैं अब मुझे हमने एक स्टेज पे पहुंचे कि हमें ज़रूरत पड़ गई है कि हमने सेकंड और थर्ड कॉलम को अगर इंटरचेंज करना है, तो ये देखें बाय इंटरचेंजिंग सेकंड कॉलम विथ थर्ड कॉलम, तो यही मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा। अब दोबारा से जब आप माइनस साइन प्लेस करेंगे, इस ऑपरेशन को मैं यहाँ परफॉर्म कर देता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, बाय इंटरचेंजिंग C2 बाय C3, तो क्या रिजल्ट निकलेगा, एक माइनस ऑलरेडी हमारा पहले सही है, एक और माइनस आ जाएगा, तो सेकंड और थर्ड कॉलम को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो 7 2 10 एज इट इज़ रहेगा, 9 4 13 8 3 11। यानी क्या किया यहाँ आपने कि इन दोनों को आपस में आपने इंटरचेंज कर दिया, दोनों कॉलम्स को, तो फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 7 2 10 9 4 13 8 3 11। यानी इस तरह से आप रोज़ को रोज़ के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड, और कॉलम को कॉलम के साथ आप इंटरचेंज कर सकते हैं, और जितनी दफ़ा आप इंटरचेंज करेंगे उतनी दफ़ा आपने माइनस साइन जो है वो आउटसाइड द डिटर्मिनेंट प्लेस करना है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने याद रखना है जी बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ़ एंट्रीज ऑफ एनी रो एडिड टू रो और एंट्रीज ऑफ कॉलम टू कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज। यानी इन शॉर्ट इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी रो को आप दूसरी रो में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसी तरह कॉलम को कॉलम में आप ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो अनचेंज रहती है, यानी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस किए बगैर भी अगर आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हो और एक स्टूडेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करके डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड करता है, तो दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम आएगा, सेम वैल्यू आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी हम यूज़ करेंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रोज़ को हम आपस में प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, और कॉलम को कॉलम में प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या रहती है, अनचेंज रहती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिटर्मिनेंट है यहाँ पर 3 2 1 5 7 8 9 11 12। अब देखो जी, हम यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मैं लिखता हूँ बाय R1 प्लस R2। R1 में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, R2 को, तो किस में चेंज आएगा, R1 में। दोबारा से देखें कि किसी भी रो को रो में आप ऐड कर सकते हैं ड्यूरिंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट वैल्यूज़। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, रो को रो में आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी ऑपरेशन को आप यूँ भी लिख सकते हैं, ऐड R2 इन R1। दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो सिंबॉलिकली लिख लें या वर्ड्स में लिख लें। तो जिसमें हम ले जाके वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं उस रो की एंट्रीज चेंज होंगी, जो रो ऐड हो रही होती है जाके उसमें कोई चेंज नहीं आता। ज़रा देखें कि मैं R2 को R1 में ऐड कर रहा हूँ, तो 5 3 में ऐड होगा, 7 2 में और 8 1 में। तो देखें क्या रिजल्ट निकलेगा, 3 प्लस 5 फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी, 2 प्लस 7 और 1 प्लस 8। सेकंड और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं आएगा, ये याद रखना है आपने। 9 11 और 12, ये देखेंगे इसी तरह रहेगा। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जी 8 5
9, 9, 7, 11, 9, 8, 12। यानी यहाँ पे मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो में ऐड किया है सेकंड रो को, और एरो R1 प्राइम मैंने लिखा। R1 प्राइम का मतलब है कि कौन चेंज होगी, फर्स्ट रो चेंज होगी। इसी चीज़ को आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ऐड R2 इन R1। बिल्कुल क्लियर है कि R2 को हम R1 में ले जाके ऐड कर रहे हैं, तो ना तो R1 की एंट्रीज में कोई चेंज आएगा ना R3 की। सेकंड और थर्ड रो की एंट्रीज सेम रहेंगी। किन एंट्रीज में चेंज आएगा, फर्स्ट रो की एंट्रीज में। और जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी, सेकंड में, और थर्ड में। इसी को अगर हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं और मैं कहता हूँ कि जी मैं C3 में से माइनस कर रहा हूँ C1, तो किस में चेंज आएगा, C3 में। अगेन गौर से देखें कि जो आपका फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम यहाँ पर होगा, याद रखिएगा उसमें चेंज आता है, प्राइम का साइन उस पर आएगा, नॉट ऑन सेकंड वन। इधर यहाँ देखें मैं C3 में से क्या माइनस कर रहा हूँ, C1, तो किस में चेंज आएगा, C3 में। इसी को हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट C1 फ्रॉम C3, बोथ हैव द सेम मीनिंग्स। अब देखें हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके ऊपर क्या लिखा है मैंने कि थर्ड कॉलम में से माइनस कर रहा हूँ मैं फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को, तो देखें ज़रा क्या होगा। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है वो एज इट इज़ रहेगा, 8, 5, 9, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा, सेकंड भी एज इट इज़ रहेगा, कोई जिक्र नहीं है इसका ऑपरेशन में। थर्ड कॉलम आपका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, तो ज़रा गौर से देखें, 9 माइनस 8, यानी फर्स्ट कॉलम को ले जाके हम किस में से माइनस कर रहे हैं, थर्ड में से। 8 माइनस 5 एंड 12 माइनस 9, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 8, 5, 9, 9, 7, 11, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 5 3, और 12 माइनस 9 3 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा कि किसी भी रो को रो में आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एग्जांपल देके मैंने आपको बताया, और कॉलम में से कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। चेंज किस में आएगा, इन नंबर 1, जो भी यहाँ नंबर 1 पे लिखा है वो तब्दील होगा, वो चेंज होगा। नंबर 2 पे जो यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है आकर, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी को आप यूँ भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट C1 फ्रॉम C3। तो फ्रॉम के बाद जो है उसमें चेंज नहीं आएगा, जो बिफोर फ्रॉम आप कह रहे हो वो उस फ्रॉम के बाद जो है उसमें चेंज आएगा, जो बिफोर फ्रॉम है उसमें चेंज नहीं आएगा। क्या हम बता रहे हैं यहाँ पे कि C1 को हम किस में से माइनस कर रहे हैं, C3 में से, तो C3 आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर हम ड्यूरिंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट किसी भी रो को रो में प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, और कॉलम को कॉलम में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज रहती है। ये क्यों करते हैं हम, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दैट डिटर्मिनेंट, ताकि जब हम उसको फाइनली एक्सपेंड करें या कुछ हम प्रूव करने जा रहे हैं तो हमें ज़्यादा वर्किंग ना करनी पड़े, हमारा रिजल्ट जो है वो शॉर्टर टाइम में आ जाए। इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ़ द एंट्रीज ऑफ रो एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर में से, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, कोई भी रियल नंबर, देन रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट इज 1 बाय k डिटर्मिनेंट a। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब हम इफ़ रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज कि हमने एक पर्टिकुलर नंबर से किसी रो को या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो बाहर उसी नंबर को हम डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे। देखें इसकी एग्जांपल क्या होगी। फॉर एग्जांपल एक डिटर्मिनेंट है आपके पास 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। एक स्टेज पे जाके हमें ज़रूरत पड़ गई कि हमने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई R1 बाय 2, मल्टीप्लाई R1 बाय 2। इसी ऑपरेशन को आप इस तरह भी कर सकते हो, 2 इंटू R1, तो कौन चेंज होगा, R1। अगर आप सिम्बॉलिकली लिखना चाहते हो तो यहाँ आप बता रहे हो कि आप R1 की हर एंट्री को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से, तो बाहर इस कांस्टेंट 2 को या नंबर 2 को आप 1 ओवर में लिखोगे, 1/2 में, और अंदर किसकी एंट्रीज चेंज होंगी, सिर्फ फर्स्ट रो की, ना सेकंड रो की, ना थर्ड की, ना कॉलम्स में कोई चेंज आएगा, फर्स्ट रो की एंट्रीज बदल जाएंगी। और हेड एंट्रीज को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से, तो गौर से देखें, ये 3 है, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। बाकी रोज़ आपकी अनचेंज रहेंगी। ठीक है जी, ये देखें, बाकी रोज़ आपकी क्या रहेंगी, अनचेंज रहेंगी। तो क्या किया इस प्रॉपर्टी में हमने
कि किसी भी रो या कॉलम की एंट्रीज को आप किसी पर्टिकुलर नंबर से एज रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस नंबर से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाहर, उसको आपने इस तरह से 1/1/2 या 1/3 या 1/a की फॉर्म में लिखना है, रेसिप्रोकल फॉर्म में बाहर लिखना है, और अंदर उस एंट्रीज से उस पर्टिकुलर रो या कॉलम को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है जी बेटा। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं राइट नाउ, अब हम इनको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे। तो ज़रा देखें, ज़रा ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है, विदाउट एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि जिस तरह क्वेश्चन 1 में आप एक्सपेंड करते हैं ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को और एक्सपेंड करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ आपने यहाँ पर नहीं करनी, अदरवाइज़ यू विल गेट द 0 मार्क्स। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सेक्शन बी में। तो विदाउट एक्सपेंशन आपने वेरीफाई करना है कि इसकी वैल्यू 0 आती है। अब 0 वैल्यू आने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि किसी तरह से आप इसकी 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को आइडेंटिकल बना दें। सेकेंडली, कोई एक रो पूरी 0 हो जाए या कोई एक कॉलम पूरा 0 हो जाए, तो आपका ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा विदाउट एक्सपेंशन। अच्छा, अब आप ये नहीं कर सकते कि ज़बरदस्ती 2 रोज़ को एक जैसा लिख दें या 2 कॉलम्स को, नहीं, आपने प्रॉपर मेथड यूज़ करना है। और वो प्रॉपर मेथड क्या है कि आप कुछ रोज़ को आपस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या कॉलम्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉमन लेंगे, किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और थ्रू दिस प्रोसेस आप वेरीफाई करेंगे कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है विदाउट एक्सपेंशन। मैं रिपीट कर दूं कि कॉलम्स को कॉलम्स में आप कॉलम्स को कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक पॉसिबिलिटी ये है। रोज़ को रोज़ में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसको 0 प्रूव करें, और या फिर किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके या किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में से कॉमन लेकर आपने किसी तरह से क्या काम करना है, या तो इसकी 2 रोज़ आइडेंटिकल आ जाएं या फिर इसके 2 कॉलम्स आइडेंटिकल आ जाएं। ठीक है जी। अब उसके लिए देखें यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को अगर आप देखें, मैंने लेफ़्ट साइड इसकी चूज़ की है। अगर हम फर्स्ट कॉलम को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में से, तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, ये देखें। फर्स्ट कॉलम को, यानी फर्स्ट कॉलम अनचेंज रहेगा, फर्स्ट कॉलम को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सेकंड और थर्ड कॉलम में से, तो 7 - 6, 4 - 3 और 3 - 2, 8 - 6, 5 - 3 और 4 - 2। यहाँ पे जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया इधर आपने मेंशन करना है। क्या किया हमने फर्स्ट कॉलम को सेकंड और थर्ड में से माइनस किया, यानी C2 - C1, C2 चेंज होगा, ये प्राइम का साइन आ गया ऊपर, और C3 - C1, C3 चेंज होगा, ये C3 प्राइम आ गया। तो सिंप्लीफाइड रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें ज़रा। फर्स्ट कॉलम तो अनचेंज रहेगा 6 3 2, ये आ जाएगा जी 1 1 1, और ये आपके पास आ जाएगा जी 2 2 2। किसी भी रो या कॉलम में से, ये एक अनदर प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, आप कॉमन ले सकते हैं अगर कॉमन आ रहा हो। ठीक है जी, किसी भी रो या कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट में से आप पर्टिकुलर वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ देखें लास्ट कॉलम में 2 कॉमन आ रहा है, तो आप मेंशन करेंगे टेक 2 कॉमन फ्रॉम C3। तो जब आप कॉमन लेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, 2 बाहर आ जाएगा, 6 3 2 1 1 1, और जैसे अलजबरा में हम कॉमन लेते हैं तो वो वैल्यू अंदर डिवाइड करती है, तो 1 1 1। ये देखें आपकी जो 2 लास्ट 2 कॉलम्स हैं वो क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो आप क्या लिखोगे, एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, क्या हो गए, आइडेंटिकल या सेम हो गए, आइडेंटिकल। सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 0, यानी आपकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आ गई, 0। तो ये आपकी कौन सी साइड आ गई, राइट साइड आ गई। ठीक है जी। सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 0। सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, तो राइट साइड आ गई। तो क्या किया हमने, 2 कॉलम्स को मैंने आइडेंटिकल बनाया, कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया, बाय सब्ट्रैक्शन। अब देखें ज़रा, मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। अगर मैं इसको ऑपरेट करता रो वाइज, फिर क्या होता, अगर मैं इस ऑपरेशन को रिपीट करता रो वाइज, इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ, अगर हम इसको रो वाइज टेकअप करते तो क्या होता फिर। तो डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास, 6
632,743 और 854 इक्वल टू क्या प्रूव करना है इसको 0। अब देखें ज़रा, मैं इसी डिटर्मिनेंट को वेरीफाई करूंगा विदाउट एक्सपेंशन। अगर मैं रो वाइज ऑपरेट करते हैं तो लेफ्ट साइड चूज़ करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करते हैं 6 7 8 3 4 5 2 3 और 4। अगर हम इसकी लेफ्ट साइड चूज़ करें तो देखें ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं इस पर कि मैं फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ लास्ट 2 रोज़ में से। 6 7 8 एज इट इज़ रहेगा और मैं करता हूँ जी 3 - 6 4 - 7 5 - 8। देखिए फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड में से, तो सेकंड रोज़ की जो एंट्रीज़ हैं वो नंबर 1 पे आएंगी और फर्स्ट रोज़ की एंट्रीज़ नंबर 2 पे। यानी जो आपकी फर्स्ट रो है उसकी साइन चेंज होगा, उसकी एंट्रीज़ का साइन चेंज होगा, ये ख्याल रखिएगा। और 2 - 6 3 - 7 और 4 - 8 यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि क्या ऑपरेशन किया हमने, R2 में से माइनस किया हमने R1 को, R2 में चेंज आएगा, और R3 में से माइनस किया हमने R1 को तो R3 चेंज होगी। ठीक है जी, R3 की एंट्रीज उनमें चेंज आएगा। तो अब देखें इसका सिंप्लीफाई रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। इसका सिंप्लीफाई रिजल्ट, फर्स्ट रो तो अनचेंज रहेगी, सिंप्लीफाई रिजल्ट आएगा जी 6 7 8, फर्स्ट रो तो अनचेंज रहेगी। ये आ जाएगा जी -3 -3 और ये आ जाएगा जी 2 - 6 -4 -4 -4 -4। अब आप सेकंड और थर्ड रो में से कॉमन ले लें, ये बाहर आ जाएंगे, कॉमन ले लें आप, तो क्या होगा 6 1 1 7 1 1 और 8 1 1। तो फाइनल रिज़ल्ट हमारा क्या आ गया यहाँ पे, फाइनल रिज़ल्ट आप देखें क्या आ गया आपके पास कि आपकी 2 रोज़ आइडेंटिकल हो गई हैं, यानी कि 12 × 0 क्या लिखेंगे आप, एज R1 R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी 0। तो यानी ये डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करने का पर्पज़ ये है आपको बताने का कि आपने किसी मेथड का रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, देयर आर मे बी 2 और 3 ऑप्शंस जिसके थ्रू आप किसी भी डिटरमिनेंट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने किसी पर्टिकुलर मेथड को रटना नहीं है, आपने ज़रा सा उसको एनालाइज करना है, गौर से देखना है, तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। 1-2 दफ़ा यू माइट गो रॉन्ग, बट जब आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी बेहतर तरीके से हो जाएगी कि रटा नहीं लगाना है, बल्कि समझ के कॉन्सेप्ट इसका समझें कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपस में आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी, और उसके थ्रू आपने डिटरमिनेंट्स को क्या करना है, इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो मैंने कॉलम वाइज भी आपको ऑपरेट करके बताया और रो वाइज भी, लेकिन हर क्वेश्चन को इस तरह नहीं आपने करना, किसी एक वे से करना है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि एक से ज़्यादा वे से भी आप किसी डिटरमिनेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह आप एडिशन वाइज चेक कर लें, अगर ऐड करते तो क्या होता, तो वो आप देख सकते हैं कि कभी भी आपको कोई सिमिलैरिटी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं मिलेगी थ्रू एडिशन, तो थ्रू सब्ट्रैक्शन ही आप जा सकते हैं। तो होपफुली आपने इसको ग्रिप कर लिया होगा अच्छे तरीके से। जी, क्वेश्चन 2 के जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं उनको आप पार्ट 1 की तरह थ्रू सब्ट्रैक्शन जो है वो रोज़ और कॉलम्स में आप वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन 3 का ये देखें, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, तो वो कोई एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ज़रा हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इन केस अगर फर्स्ट पार्ट में आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये देखें ज़रा, यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड चूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, लेफ़्ट साइड 2 3 2 3 9 13 0 6 1। किसी भी डिटरमिनेंट को आप डील कर रहे हैं, सबसे पहले साइड चूज़ करने के बाद आप देख लें कि अगर किसी रो या कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें आप। ठीक है, वो आपके लिए उस डिटरमिनेंट की सिंप्लीफिकेशन आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। तो अगर इस डिटरमिनेंट को हम एनालाइज करें तो आप देखेंगे सेकंड रो में से कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में से गौर से देखें अगर आप, तो आपकी सेकंड रो में से 3 कॉमन आ रहा है, तो आप सेकंड रो में से 3 क्या ले लें, कॉमन ले लें। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 15 है यहाँ पे, सेकंड रो में से आप कॉमन ले लें 3। इसी तरह आप देखें तो सेकंड कॉलम में 3 कॉमन ले सकते हैं, तो एक साथ नहीं आपने कॉमन लेना, 1 बाय 1। तो कॉमन लेते हैं हम किस में से, टेक 3 कॉमन फ्रॉम
R2 में से कॉमन लें, 3 बाहर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। 2 1 2 3 3 15 0 6 सॉरी 0 2 1 3 आपने कॉमन ले लिया। अगेन आप देखें इस स्टेप के बाद कि आपके सेकंड कॉलम में कॉमन आ रहा है, 3 अगेन कॉमन आ रहा है, तो दोबारा कॉमन ले लें। अगेन टेक 3 कॉमन, मेंशन ज़रूर करें फ्रॉम C2 में से कॉमन ले लें आप। तो एक 3 ऑलरेडी आपका बाहर कॉमन है, एक और आ जाएगा, तो वैल्यू आपकी होगी 2 1 2 1 1 5 0 2 और 1। तो ये देखें आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ये आपकी क्या आ गई, राइट साइड। तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि जिस पर्टिकुलर रो या कॉलम में से आप कॉमन ले रहे हैं उसी की एंट्रीज चेंज होंगी, किसी और की नहीं। जैसे मैंने R2 में से कॉमन लिया तो ये देखें R2 की जो एंट्रीज हैं वो चेंज हुई हैं, 1 3 2 हो गई है। इसी तरह जब मैंने C2 यानी सेकंड कॉलम में से चेंज किया, कॉमन लिया तो 3 9 15 था, सेकंड कॉलम की एंट्रीज चेंज होंगी। तो ये हो जाएगा जी 9 2 1 2 1 1 5 0 2 1, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, वेरीफाई हो गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने कि वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम एनी रो और कॉलम, और जिस पर्टिकुलर रो या कॉलम में से कॉमन लेंगे उसी की एंट्रीज में चेंज आएगा, याद रखना है आपने। जी बेटा, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। आपने क्या प्रूव करना है, L² 3a + L। अच्छा, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट, तो जहाँ पर शो दैट आ जाए वहाँ पर डिटर्मिनेंट को आप किसी ना किसी स्टेज पे जाके एक्सपेंड कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन जहाँ पे विदाउट एक्सपेंशन है वहाँ पर आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, कीप इन माइंड। तो जब भी जहाँ पे विदाउट एक्सपेंशन वहाँ थ्रू आउट आपने प्रॉपर्टीज़ लगानी है, उसके थ्रू आपने कोई पर्टिकुलर रिजल्ट जो है वो वेरीफाई करना है। ज़्यादातर आपने ज़ीरो ही प्रूव करना होता है, लेकिन जहाँ पे शो दैट मेंशन हो वहाँ पे कुछ स्टेप के बाद आप डिटर्मिनेंट को, जैसे क्वेश्चन 1 हमने डिस्कस किया हमने, उसके थ्रू आप उसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। बट ये नहीं कर सकते कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग ही आप एक्सपेंड कर दें, वरना अदर उसमें आपको मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं वो आपने अप्लाई ज़रूर करनी है। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्टली इसको एक्सपेंड करेंगे रिजल्ट ये तो आ जाएगा, लेकिन शायद आपको मार्क्स अवार्ड ना हो, तो इसलिए प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। अब देखें ज़रा हमने क्या रिजल्ट प्रूव करना है, 3a + L L²। अब इसमें देखें दो चीज़ें आपको चाहिए, एक L² और एक 3a + L। कौन सी वैल्यू हम इजीली मैनेज कर सकते हैं आउट ऑफ दीज 2 वैल्यूज़? तो 3a + L आप इजीली बना सकते हैं, L² नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो आपके डिटर्मिनेंट की रोज़ या कॉलम होती हैं उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये जहन में रखिएगा। दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि जो आपका डिटर्मिनेंट होता है उसकी रोज़ कॉलम को आप ऐड भी कर सकते हैं आपस में और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट यू कांट मल्टीप्लाई एनी रो विथ रो और कॉलम विथ कॉलम, ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग। ये कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जो आपका सेकेंड वैल्यू है ये हम ईजिली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ज़रा गौर से देखें। अगर हम थर्ड और सेकंड कॉलम को ऐड करें फर्स्ट कॉलम में, यानी ये जो 2 एंट्रीज हैं इनको फर्स्ट एंट्री में इसकी ऐड करें, ये सेकंड वाली 2 इसमें और ये लास्ट 3 इसमें, तो क्या होगा, 3a + L बनेगा। इसी तरह अगर आप रो वाइज देखें, रो वाइज अगर आप आखिरी 2 रोज़ को फर्स्ट रो में ऐड करें या किसी भी रो को, किसी भी रो के ग्रुप को किसी एक रो में ऐड करें तो ये एंट्री आपकी बन जाएगी, कौन सी, 3a + L। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो आपका आखिरी 2 कॉलम्स हैं यानी थर्ड कॉलम और सेकंड उसको फर्स्ट में ऐड कर देते हैं। तो देखें क्या होगा, a + L + a + a, a + a + L + a, a + a + L। ये 2 कॉलम आपके अनचेंज रहेंगे, ये ख्याल रखना आपने, a और a + L। ऑपरेशन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय, क्या किया हमने C1 के अंदर ऐड किया है C2 और C3 को कंबाइन, ठीक है जी। तो किस में, जैसे मैंने आपको बताया था जो नंबर 1 पे लिखा होता है उसमें चेंज आता है। तो कौन चेंज होगा, C1, C2 और C3 को हमने कंबाइन इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो उसका रिजल्ट क्या निकला हमारे पास, वो देखें ज़रा आप, क्या रिजल्ट आया हमारे पास। रिजल्ट ये आया हमारे पास 3a + L। हमें फर्स्ट एंट्री प्रूव जो करनी थी आउट ऑफ 2, फर्स्ट वन हमें मिल गई है, 3a + L और 3a + L, a + L, a + L, ये फर्स्ट एंट्री हमें यहाँ पे मिल गई। अब आप कॉमन ले लें
फर्स्ट कॉलम में से देखें कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें तो क्या बचा आपके पास, रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा जी, रिमेनिंग आपके पास क्या बचा 1 1 1 ए प्लस एल ए प्लस एल, कॉमन ले लिया आपने कहाँ से, फर्स्ट कॉलम में से, ठीक है। मेंशन भी कर दें तो बेहतर है, टेक 3a प्लस एल कॉमन फ्रॉम कहाँ से, C1 में से, C1 में से हमने कॉमन लिया। अच्छा उसके बाद देखें बेटा कि जब किसी रो या किसी कॉलम में आपकी एंट्रीज 1 बने तो फिर किसी एक एंट्री को यूज़ करके बाकी को 0 बना लें तो एक्सपेंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। दोबारा देखें, ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम बना है इसकी तीनों एंट्रीज 1 1 हो गई हैं, तो किसी एक एंट्री को यूज़ करके, यानी ये ऊपर वाले 1 को यूज़ करके इन दोनों को आप 0 बना सकते हैं, लास्ट वाला 1 यूज़ कर लें या मिडल वाला, और बाकी 2 1 को आप 0 बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है, जब किसी रो में आपको 1 1 मिले या किसी कॉलम में 1 1 मिले तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि किसी एक 1 को यूज़ करके बाकी 2 को आप क्या बनाएं, 0। तो देखें क्या ऑपरेशन हम करेंगे, 3a प्लस एल 1a 1 माइनस 1 1 माइनस 1 a प्लस एल माइनस a माइनस a माइनस a प्लस एल माइनस a। क्या ऑपरेशन मैंने किया यहाँ पे, मैंने फर्स्ट रो को माइनस किया बाकी 2 रोज में से, यानी कि R2 माइनस R1 किया है और R3 माइनस R1 किया है। तो किस में चेंज आएगा, R2 में और R3 में। तो ये मैंने इसको माइनस किया। तो क्या इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जब आपको एंट्रीज 1 1 मिलें, किसी एक 1 को यूज़ करके बाकी 1 को आप 0 बनाएं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये 1 0 0 a, ये l रह गया, ये 0 a 0 और ये l आ गया। अब आप इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दें, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट कॉलम से आप एक्सपेंड जब इसको करेंगे, फर्स्ट कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, 3a प्लस एल इक्वल टू 3a प्लस एल। फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री 1 लिखें आप, क्या करते हैं जी, जिस रो में 1 है वो रो भी डिस्कार्ड कर देंगे और जिस कॉलम में है वो भी डिस्कार्ड कर देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, L 0 0 L। रिमेनिंग क्या है जी, सेकंड एंट्री के साथ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी माइनस साइन आता है सेकंड एंट्री के साथ, और a को छोड़ देंगे, यानी जिस रो में a है वो डिस्कार्ड कर देंगे, जिस कॉलम में है वो डिस्कार्ड कर देंगे। तो क्या आएगा आपके पास, 0 0 0 L। और लास्ट एंट्री फर्स्ट रो की क्या है, a, तो a है तो 0 0 L 0। जिस रो में a है लास्ट वो भी छोड़ देंगे, जो कॉलम है वो भी डिस्कार्ड कर देंगे। तो अब आप इसका डिटरमिनेंट 2/2 का बन गया। अब आप इसको क्या करोगे, जब सॉल्व करोगे तो आप देखो फाइनल रिजल्ट आपके क्या मिलेगा कि लास्ट 2 डिटरमिनेंट तो वैसे ही 0 हो जाएंगे। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 3a प्लस एल, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई कर दें तो एल स्क्वायर माइनस 0, बाकी एंट्रीज आपकी क्या हो जाएंगी, वो 0 हो जाएंगी। तो ये आपकी एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल आपके पास क्या आ गई जी, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने यहाँ पे क्या किया, पहले 3a प्लस एल बनाया, एडिशन के थ्रू कॉमन लिया, उसके बाद जब एंट्रीज आपकी 1 1 बने किसी रो या कॉलम में तो किसी एक 1 को यूज़ करके बाकी रिमेनिंग 1 को आप 0 करें, कॉलम वाइज भी और या रो वाइज भी, जिस तरह वो 1 बने हो। अगर रोज़ में हैं तो आप कॉलम से ऑपरेट करेंगे, अगर कॉलम में हैं तो रोज़ से ऑपरेट करेंगे। अच्छा 0 बन गए, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, किससे, बाय यूजिंग फर्स्ट रो। मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, एज वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 1 कि किस तरह से ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स को हम एक्सपेंड करते हैं। तो ये देखें राइट हैंड साइड आ गई। तो जहाँ शो दैट है वहाँ आफ्टर फ्यू स्टेप्स जो है आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 4 है, इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़रा देखें, इसमें आपने इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड हमने चूज़ की है, स्मॉलेस्ट पावर से ग्रेटर पावर में जाना आसान होता है, ग्रेटर पावर से स्मॉलेस्ट में आना ज़रा मुश्किल होता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़रा कम ही होती है। तो आपको यहाँ स्क्वायर चाहिए एक्स वाई और जी के, तो एक्स वाई और जी जो पावर 1 में है उसको आप इजीली पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई करके आप स्क्वायर में जा सकते हो। ये मैंने लेफ़्ट साइड चूज़ कर ली है। अब अगर आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करें,
थोड़ा सा अपनी इसको एनालाइज करें। फर्स्ट कॉलम में देखें आपको चाहिए 1x और x स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ये लेके आना आपने। सेकंड कॉलम को अगर आप गौर से देखें आपको चाहिए 1y और y स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में 1z और z स्क्वायर, ये चाहिए आपको। तो ज़रा आप फर्स्ट कॉलम को देखें जिसको हमने चूज़ किया, जिस डिटरमिनेंट को, फर्स्ट कॉलम को ज़रा गौर से देखें। तो हमें 1 चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए और x चाहिए, ठीक है। सेकंड को देखें तो y का स्क्वायर और y चाहिए 1 के साथ, फिर 1 के साथ हमें z और z का स्क्वायर चाहिए। यानी इस पर्टिकुलर कॉलम में x का कोई ना कोई ऑपरेशन होगा, यहाँ y का और यहाँ z के साथ। किस तरह से? तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी पर्टिकुलर कॉलम या रो को आप किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? x के साथ। तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसको बाहर 1 ओवर में लिखेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट कॉलम को x के साथ, सेकंड कॉलम को y के साथ और थर्ड कॉलम को z के साथ। तो देखिए क्या रिजल्ट निकलेगा, x स्क्वायर x y z, y स्क्वायर x y z और z स्क्वायर और x y z। ये देखें यहाँ आप ऑपरेशन मेंशन कर दें बाय, फर्स्ट कॉलम को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? x से, तो फर्स्ट कॉलम चेंज हो गया हमारा। सेकंड कॉलम को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? y से, तो सेकंड कॉलम चेंज हो गया। और थर्ड कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया z से, तो हमारा थर्ड कॉलम चेंज हो गया। जिससे मल्टीप्लाई किया बाहर उसको डिवाइड में किया, लिख दिया हमने, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन के बाद आफ्टर एवरी स्टेप आप ये ज़रूर देख लें कि अगर किसी रो या कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी और in the middle of the question और in the last part of the question, last step of the question अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ज़रूर लें। तो अगर आप इसको एनालाइज करें यहाँ पर तो आप लास्ट रो देखें उसमें क्या कॉमन आ रहा है? x y z कॉमन ले लें। ये ना कीजिएगा कि x कॉमन ले लिया यहाँ से y, वो तो हम वापस उधर ही चले जाएंगे जहाँ से हम चले थे। समझ आ रही है बात? जो आपका न्यू स्टेप है जो फर्दर आपको सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करेगा उसको आपने आगे लेके चलना है। ये ना हो कि आप x y और z को कॉमन ले लें, वो तो आप वापस उधर ही चले जाएंगे फर्स्ट स्टेप में। तो कहाँ से कॉमन आ रहा है? लास्ट रो को गौर से देखें, यहाँ से कॉमन ले लें तो कॉमन बाहर आ जाएगा x y z। एक x y z ऑलरेडी आपका ये डिवाइड में है, तो वैल्यू आपकी क्या बनी जी? x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप राइट साइड के साथ अगर कंपेयर करें आप अपने क्वेश्चन को, तो सिर्फ आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया जी x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1 और z स्क्वायर 1। अगर आप अपनी राइट साइड के साथ कंपेयर करें तो सिर्फ रोज़ का डिफरेंस आ रहा है। क्या, किसका डिफरेंस आ रहा है? रोज़ का। तो यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि आप रोज़ को रोज़ के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम को कॉलम के साथ आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, तो वो प्रॉपर्टी अब हम अप्लाई करते हैं। तो ये देखें 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये मैंने सेकंड और थर्ड रो को चेंज किया है। सेकंड और थर्ड रो यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा बाय r2 और r3 को मैंने आपस में इंटरचेंज किया। तो मैंने आपको क्या बताया था? माइनस साइन बाहर प्लेस करेंगे आप जितनी दफ़ा इंटरचेंज करेंगे। दोबारा अपने राइट साइड वाले आंसर को अगर आप गौर से देखें तो आपको फर्स्ट रो में क्या चाहिए? 1 1 चाहिए। तो अगेन हम इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा बाहर। तो अगेन हम अब सेकंड और फर्स्ट रो को इंटरचेंज करेंगे, तो 1x 1y और 1z। लास्ट रो अनचेंज है, उसको तो हमने कुछ भी नहीं किया उसको। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या किया हमने कि हमने फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज किया। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस, और वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर और 1z स्क्वायर। तो गौर से देखें तो ये आपकी क्या आ गई? राइट हैंड साइड। तो कौन सी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की हैं? नंबर 1 कि किसी भी पर्टिकुलर कॉलम या रो को एज रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आप किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आप रोज़ को रोज़ के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम को कॉलम के साथ। एवरी टाइम यू इंटरचेंज रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम यू मस्ट प्लेस माइनस साइन आउटसाइड द डिटर्मिनेंट, ये आपने याद रखना है। तो उसके थ्रू देखें हमने राइट साइड को यहाँ पे प्रूव कर लिया जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 6 और 7 पार्ट हैं
5, 6 और 7 पार्ट, उसमें कोई फर्दर आप सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, कोई पर्टिकुलर एक आध वैल्यू को शायद आप ज़ीरो बना सकें, तो इनको आपने डायरेक्टली एक्सपेंड कर देना है राइट फ्रॉम बिगिनिंग। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्वेश्चन 3 का जो पार्ट 5 है, 6 है और 7 है, तो बेटा उसको आपने डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम से, तो आपकी राइट साइड आ जाएगी। फर्दर उनमें कोई सिंप्लीफिकेशन इन्वॉल्व नहीं है कि आप सिंप्लीफाई करके उसको मॉडिफाई करें तो आखिर में जाके एक्सपेंड करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने करना ये है कि डायरेक्टली उनको, इन तीनों क्वेश्चन को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इधर आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, क्या रिजल्ट चाहिए आपको, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रोज़ को रोज़ में और कॉलम को कॉलम में मल्टीप्लाई करना है ये पावर 3 बनाने के लिए, ठीक है। ये हमारा एक मशहूर फार्मूला है 9th का, और वो ये है, यानी ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसको आप क्या लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो बेटा ये चीज़ आपने फॉर्म करनी है। जब ये चीज़ बनेगी तो हम इस फॉर्मूले में चले जाएंगे। यानी आपको पहले क्या बनाना है, ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट, और ये सेकंड ब्रैकेट आपने फॉर्म करना है, वो इक्वल टू दिस फार्मूला होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखें, मैं फिर रिपीट करूँ कि एडिशन ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं मैट्रिसेस के अंदर, यानी डिटर्मिनेंट्स के अंदर। रो को रो से ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं, इसी तरह कॉलम को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने सेकंड कॉलम को फर्स्ट में ऐड कर देना है, सेकंड कॉलम को फर्स्ट में। ये देखें a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड कॉलम एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़ आ जाएगा, और थर्ड कॉलम भी एज इट इज़ आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। तो यहाँ क्या ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में, सॉरी फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को हमने क्या किया, ऐड किया। तो फर्स्ट कॉलम हमारा चेंज होगा। तो जब आपने ऐड कर दिया तो अब आप देखोगे वैल्यू आप कॉमन ले सकते हैं, वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी, इसको कॉमन ले लें, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। तो क्या बचा, 1 1 1 b प्लस सी। एंट्रीज लिखते हुए बी केयरफुल कि कोई एंट्री मिस ना हो जाए, वरना वो आगे तक आपका जो एरर है वो कैरी करेगा तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो वैल्यूज़ को लिखते हुए आपने केयरफुल रहना है, ठीक है जी। यहाँ पहुँच गए हम। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जब आपकी एंट्रीज़ 1 1 मिले हैं आपको, तो कोशिश करें कि किसी एक 1 को यूज़ करके बाकी 1s को आप ज़ीरो कर दें। क्या कर दें, ज़ीरो कर दें। तो उसके लिए क्या करें, आप किसी भी रो को चूज़ करें और उसको रिमेनिंग रोज़ में से माइनस कर दें, तो आपके 2 ज़ीरो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि मैं फर्स्ट रो को बाकी 2 रोज़ में से माइनस कर देता हूँ। तो फर्स्ट रो अनचेंज रहेगी, फर्स्ट रो अनचेंज रहेगी, ये ज़ीरो आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ज़ीरो आ जाएगा। b प्लस सी जब माइनस होगा c प्लस a में से, तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी जी a माइनस बी, c कैंसिल हो जाएगा। और जब b प्लस सी यहाँ पर माइनस होगा तो आपके पास आ जाएगा a माइनस सी। इसी तरह ये a प्लस बी इधर आके जब आप माइनस करोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो b कैंसिल हो जाएगा, c माइनस a आ जाएगा। और इसी तरह a प्लस बी जब आप इधर माइनस करोगे तो माइनस a माइनस b, तो a कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा c माइनस b, ठीक है जी। जी बेटा, अब यहाँ पे आप पहुँच गए, एंट्रीज आपकी मैक्सिमम जिस कॉलम या जिस रो में मैक्सिमम एंट्रीज ज़ीरो हो वहाँ से आप एक्सपेंड कर दें। तो आप गौर से देखें तो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम एंट्रीज आपकी ज़ीरो आ रही हैं, यानी 2 एंट्रीज। तो आप फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दें, यहाँ मेंशन कर दें एक्सपेंडिंग बाय C1। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो लाइक क्वेश्चन 1 आप लिखेंगे और 1 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, b प्लस सी, सॉरी जिस रो में है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ देंगे। तो a माइनस बी, a माइनस सी, c माइनस ए और c माइनस बी। रिमेनिंग देखें, नेक्स्ट एंट्री आपकी ज़ीरो है। ज़ीरो की पोजीशन अगर आप देखें क्या बनती है, ज़ीरो आपका सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो ऑड है तो माइनस आएगा। ज़ीरो लिख दें, आगे डिटरमिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। लास्ट एंट्री आपकी ज़ीरो है, इसकी पोजीशन आप देखें थर्ड रो है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, पॉजिटिव साइन आएगा इसके साथ। और इसके आगे डिटरमिनेंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं,
अब हम इस डिटर्मिनेंट को क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, a प्लस बी प्लस सी, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें तो a माइनस बी इंटू सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए माइनस सी। जी सबसे पहले हमने ऐड किया सेकंड कॉलम को फर्स्ट में, कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी, 1 1 हमारी एंट्रीज बनी। तो फर्स्ट रो को मैंने सेकंड और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसके बाद मैंने क्या किया जी, C1 यानी फर्स्ट कॉलम से जिसमें मैक्सिमम एंट्रीज आपकी 0 आ रही थी उससे मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। इन दो डिटर्मिनेंट्स की एक्सपेंशन वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट टू की, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 वो क्या हो जाएगा, 0। ये आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, ए सी ए बी, बी सी बी स्क्वायर, साथ माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर दें तो सी ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ए सी। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम तो a प्लस बी प्लस सी, ए सी ए बी, बी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी। अब ये देखें आपके पास ये प्लस ए सी है, ये माइनस ए सी कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यूज़ को ज़रा हम अरेंज करके लिख लेते हैं तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। 9th में भी हम पढ़ते हैं एल्जेब्रिक फार्मूला, ज़रा अरेंज करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। तो अगर आपको याद हो तो ये आपका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। तो इनडायरेक्टली ये फार्मूला है, ये नहीं होगा कि आपने क्यूब बनाने, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो सिंपल ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, पहले आपने a प्लस बी प्लस सी बनाया इस क्वेश्चन में, उसके बाद कॉमन लेने से 1 1 बने। मैंने आपको बताया कि जब भी आपकी वैल्यूज़ 1 1 बने किसी रो या कॉलम में तो किसी एक 1 को यूज़ करके बाकी एंट्रीज़ को आप 0 बनाएं। उसके बाद आपने उसको एक्सपेंड कर दिया। अब किस रो कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, वैसे तो किसी भी रो या कॉलम से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रो कॉलम को चूज़ करें जिसमें मैक्सिमम एंट्री 0 हो ताकि आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। उसके बाद हमने इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर लिया। ये सिंप्लीफिकेशन तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाकी बेटा इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 3 के कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने इन क्वेश्चन को ज़रा अच्छे तरीके से केयरफुली इनको प्रैक्टिस करना है। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।